ब्रेक के पहले जो हमने चर्चा की उसमें से केवल इतना ही ध्यान दिलाने की बात अभी है कि शरीर और मैं दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। शरीर का बनना माँ बाप के संयोग से माँ के गर्भ में होता है। मैं का होना अस्तित्व सहज घटना है, एग्जिस्टेंशियल घटना है। जैसे सृष्टि में अनेक प्रकार के परमाणु हैं, उसी प्रकार मैं भी एक परमाणुविक स्वरूप में जीवन का अस्तित्व में, नेचर में है। मैं किसी शरीर को चलाएगा, उसके लिए ब्रेन एक आवश्यकता है। तो लगभग गर्भ में 4.5 महीने के आसपास ब्रेन इतना विकसित हो जाता है कि कोई जीवन उस ब्रेन के माध्यम से उस शरीर को चलाए। जिस क्षण से गर्भ में बच्चा किक मारना शुरू करता है, बच्चे का फ्लूइड में तैरना एक बात है, बच्चे का विलफुली इच्छा पूर्वक हाथ पैर चलाना अलग बात है। जिस क्षण से बच्चा इच्छा पूर्वक गर्भ में हाथ पैर चलाता है, इसका माँ को फिजिकली पता चलता है। उस क्षण से किसी जीवन ने उस शरीर को स्वीकारा है। तो लगभग 4.5 महीने के पहले वो फीटस है, भ्रूण है। 4.5 महीने के बाद के प्लस माइनस वो बच्चा है। मेडिकल साइंस में भी 4.5 महीने के पहले अबॉर्शन होता है तो उसको फीटस मानते हैं। 4.5 महीने के बाद अबॉर्शन होता है तो उसको बच्चा मानते हैं। इसको मेडिकल साइंस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन जीवन नाम की चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनके अध्ययन की वस्तु अभी नहीं है। तो एक तो ये कहा कि जीवन का होना नेचर में है, अस्तित्व में है। तो सच्चाई ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझको जन्म दिया है। मुझको जन्म दिया है मतलब इस शरीर के माध्यम से मैं आया हूं। मेरा जन्म सही अर्थों में तब है जब मुझको जीने की समझ आ जाए, है ना। इसलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं। एक दिन शरीर मरता है, इसलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। यदि बाई एजुकेशन परिवार से हमको जिंदगी मिलेगी, विद्यालय में जिंदगी मिलेगी, और इस प्लेनेट पे मानव अपनी समझ को प्रमाणित करेगा, तो ये धरती जागृति लोक भी कहला सकती है, जागृति लोक कहलाएगी। तो देखो, इस अनुसंधान के माध्यम से अपनी किस्मत ही नहीं, एक धरती की किस्मत लिखने का अवसर है। इस धरती को अभी क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। इसको किस में बदला जा सकता है? जागृति लोक। तो इस धरती की किस्मत बदली जा सकती है। इतना बड़ा काम इस अनुसंधान के माध्यम से हुआ है। अब हमारी आपकी बारी है कि हम इसमें क्या आहुति देते हैं, क्या योगदान कर पाते हैं। तो अभी के लिए तो यवतमाल वासियों को खूब खूब धन्यवाद है, जिस तरह की आपने रुचि दिखाई है, जिस तरह की इंटेंसिटी के साथ हमारी ये वर्कशॉप चली है। काफ़ी हम पॉजिटिवली चल पा रहे हैं और धीरे से आगे का सोचेंगे। तो जितनी बात अभी तक हमने की है उसमें मुख्य रूप से हमने ये पहचान लिया कि जीवन और शरीर दो चीज़ों के साथ साथ होने का नाम मानव है। जीवन की आवश्यकता सभी मानव में समान है। जीवन की आवश्यकता जीने की आवश्यकता है और शरीर की आवश्यकता जिंदा रहने की आवश्यकता है। जीने की आवश्यकता को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी जो इतनी चर्चा करने के बाद अब हम मानव की परिभाषा थोड़ी सी पूरी कर लेते हैं ताकि फिर आगे चल पाए। तो देखो, मानव की परिभाषा अभी तक धरती पे नहीं है। मानव की परिभाषा अभी तक धरती पे उपलब्ध नहीं है। गूगल मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो आप पता चलेगा जो परिभाषाएं हैं वो क्या हैं। थोड़ा सा मैं आपके सामने कुछ परिभाषाएं लिख देता हूं। देखिए, हमारा सोशल साइंस कहता है कि मानव सोशल एनिमल है। हिंदी में क्या बोलेंगे? सामाजिक पशु। अब सामाजिक पशु बोलने में शर्म आई होगी तो प्राणी बोल दिया। प्राणी बोल दिया तो पेड़ पौधा हो गया।
प्राणी मतलब प्राण मतलब सांस, सांस लेने वाली रचनाएं। एनिमल बोल दिया तो पशु हो गया। या तो हमने मानव को पशु की कैटेगरी में रखा, या हमने पेड़ पौधे की कैटेगरी में रखा। हमारी मैनेजमेंटल साइंस में हम उसको एचआर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स बोला तो उसको साधन बोल दिया, सीधा जड़ ही बोल दिया। एक ने पदार्थ अवस्था बोला, एक ने प्राण अवस्था बोला, एक ने जीव अवस्था बोला। देखो, रिसोर्स और मानव में क्या अंतर है? रिसोर्स क्या है और मानव क्या है? रिसोर्स क्या है? साधन की परिभाषा क्या होगी? जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है उसका नाम साधन है। पेन अपने आप में अपने आप को यूज नहीं करेगा। हम पेन को गाली दें, प्यार करें, लिखें, अच्छी बातें लिखें, खराब बातें लिखें, इससे पेन को कोई मतलब नहीं। जिसके उपयोग को मानव सुनिश्चित करता है उसका नाम साधन है। जो अपने उपयोग को स्वयं सुनिश्चित करके तृप्त होता है उसका नाम मानव है। मानव कैसा है? कोई हमको यूज कर ले तो हमको कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। तो मेरी स्वेच्छा से मैं किसी को जिंदगी भी दे दूं, लेकिन कोई मेरे को धोखे से इस्तेमाल करता है, साधन समझता है, ये मुझको खराब लगता है। तो मानव का मतलब है जो स्वयं को, स्वयं की उपयोगिता को। इसलिए जॉब से तृप्ति क्यों नहीं है? यदि जॉब हमारा बहुत समझ के नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या करना है ये पार्ट कोई और तय करता है और हम मशीन की तरह काम करते हैं। इससे मानव को तृप्ति नहीं है। तो मानव कुछ भी करे, जब तक उसका कर्ता पद पे वो खुद नहीं है तब तक उसको तृप्ति नहीं मिलेगा। तो मानव में समझ नाम की चीज है, मानव समझने से तृप्ति पाता है। हमारा धर्म की बात करेंगे तो वो जीव कहता है, जीव अपने आप में एक रहस्य में चल देता है, समझ नहीं आता है। और हमारा बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो हार्ड मास का पुतला है, दो पैर का जानवर है, और नेताजी के लिए वोटर है, बाजार के लिए कंज्यूमर है। कहीं भी मानव नहीं है। पूरे प्लेनेट पे कहीं से कहीं तक चले जाइए, हमारे पास मानव की परिभाषा नहीं है। जिसकी परिभाषा भी हमारे पास नहीं है वो क्या जिएगा और क्या करेगा? वो दुखी नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो खुद दुखी रहेगा और दूसरों के लिए दुख का CNF एजेंट होगा, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट। तो यहाँ से हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि हम मानव की परिभाषा की ओर चलें। तो मानव की परिभाषा को बोला, मानव की परिभाषा में 3 पार्ट है। एक पार्ट है मनाकार को साकार करने वाला। मानव एक ऐसी एंटिटी है जिसमें अपने मन में बनने वाले आकार को साकार करने की ताकत है। दूसरी उसकी ताकत है मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। हाँ जी, लिख रहे हैं तो फटाफट लिखिए, फिर बात करते हैं। नहीं लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ जी, कहाँ हो तुम? अच्छा, तुम भी बड़ा कर दो। स्वस्थता, मन
हाँ जी चले, चलिए। हाँ जी बोलता हूँ। देखिए मनाकार को, मनाकार मतलब मन में बनने वाला आकार। आकार क्या चीज का होगा? किसी फिजिकल चीज का ही होगा। तो मानव के पास, अकेले मानव के पास वो ताकत है कि वो अलग अलग तरह के आकार बनाता है, जिसको हमने सुविधा के रूप में पहचाना। धरती की सारी सुविधाओं को 6 प्रकार की सुविधाओं के रूप में पहचान सकते हैं। एक सुविधा है आहार। तो मानव तरह तरह के रसगुल्ले की कल्पना करता है ना। तो मानव अपने में आकार बनाता है। हमने मकान का आकार बनाया, हमने पंखे का आकार बनाया, गाड़ी को बनाया और उसको साकार किया। तो मनाकार को साकार करना, मानव के अलावा और कोई है जो मनाकार को साकार करता है? चिड़िया वगैरह घोंसले बनाते हैं, लेकिन वो वंश विधि से बनाते हैं, है ना। जैसा बनाते हैं एक ही तरह का बनाते हैं। हमारी तरह 1 BHK 2 BHK 3 BHK बाथरूम इधर निकाल दो, उधर निकाल दो, स्टोर निकाल दो, ऐसा सब नहीं करते। मनाकार को दूसरा है जिसको कह रहे हैं आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरदर्शन और दूर श्रवण। इनमें से आहार, आवास, अलंकार ये शरीर को जिंदा बनाए रखने के अर्थ में है। दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब शरीर को गति प्रदान करने के लिए है। तो क्या हो गया? अब ये समझ में आ गया कि हर साधन का एक निश्चित पर्पस है। हर साधन का एक निश्चित पर्पस है। वो पर्पस के साथ ही वो साधन सुख देगा। उससे अलग यूज करने की कोशिश करेंगे तो परेशानी देगा। तो गाड़ी किस में आएगी? दूरगमन। तो मतलब गाड़ी दूर आने जाने का साधन है कि स्टेटस सिंबल है? गाड़ी दूर आने जाने का साधन है, स्टेटस सिंबल है। तो ये अपना मानसिक दिवालियापन है। हमारा खुद का स्टेटस काफी खराब है। यदि गाड़ी स्टेटस सिंबल है तो मेरा स्टेटस काफी खराब है। मेरा स्टेटस मतलब मेरे भाव और विचार की दुनिया काफी वीरान है। तो मेरे को लगता है कि गाड़ी से फिर सम्मान होगा। तो यहां ये समझ में आया कि हर चीज का एक निश्चित मतलब है। तो मानव के शरीर को बनाए रखने के लिए आहार, आवास, अलंकार। आहार और आवास के अलावा जो कुछ भी मानव के शरीर को बनाए रखने के लिए है उसका नाम अलंकार है। अलंकार का मतलब है शरीर का एक निश्चित तापमान है। उस तापमान को बनाए रखने के लिए हम कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़े का प्रयोग करते हैं ठंडी में, सर्दी में, है ना। कुछ धातुओं का प्रयोग करते हैं। तो धातुओं का प्रयोग भी, जिसको हम क्या जेवर क्या बोलते हैं, ज्वेलरी। बेसिकली ज्वेलरी का उपयोग भी कहीं ना कहीं शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर के अर्थ में। अब उसका जो स्वास्थ्य वाला पक्ष था वो छूट गया, केवल दिखने वाला भाग रह गया, वो एक अलग बात है, लेकिन मूल में ऐसे जाएंगे। तो ये समझ में आ गया। तो बताइए, एक लाइन हमने पूरी कर ली, मनाकार को साकार करने वाला। तो जितना धरती पे साधन है और जितना पैसा है, उसकी कुल हैसियत इतनी है कि या तो वो शरीर को जिंदा रखने के काम आएगा, या वो शरीर को गति प्रदान करने के काम आएगा, या वो शरीर को मारने के काम आएगा। इतना कर सकते हैं। इसके अलावा साधन की और कोई गति नहीं है। इसके अलावा कुछ साधन की गति हो तो बताइए। तो क्या हो रहा है? हर चीज अपनी जगह में जाके प्लेस हो जा रही है। अब तक हमने बहुत सारी चीजों को ओवर इवेल्युएट कर रखा है।
तो पता चला कि सामान से सम्मान नहीं है। सामान की औकात शरीर को बनाए रखने की सीमा में है, शरीर को गति प्रदान करने की सीमा में है। और गति भी क्यों प्रदान करना है? समय पे पहुंचना है। समय पहुंच के क्या करना है? समय पहुंच के झगड़ा करना है। तो यदि मानव के पास में कोई लक्ष्य नहीं है तो समय पे पहुंच के भी क्या करेगा? हमारे पास जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है और हम बहुत टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट करके कुल मिला के पैसा ही आएगा और पैसा फाइनली आएगा तो सामान से सम्मान, सुविधा से सुख की ओर जाएगा। ये मानव के सुखी होने की ओर ले जाएगा कि मानव के दुखी होने की ओर ले जाएगा? तो टाइम मैनेजमेंट का भी कोई मतलब नहीं है जब तक जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य विहीन आदमी टाइम मैनेज करके, हम केवल पैसे की बात कर सकते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिंदगी में जिंदगी सुविधाजनक हो जाए इसकी बात करेंगे। ये आवश्यक है, किसी हद तक पर्याप्त नहीं है। तो ये बात पे हमारा ध्यान जाता है। AK-47 इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मानव के जिंदा रहने का जुगाड़ है, वो तो है ना। हम तो मिनिमम जिंदा रहने की बात करें। मानव को मारने का मतलब है, युद्ध का मतलब, युद्ध हमारी वीरता है कि युद्ध हमारी ना जीना आने की मजबूरी है ना। हमको जीना नहीं आता है इसलिए भाई भाई में युद्ध होता है, सास बहू में युद्ध होता है, दो देशों में युद्ध होता है। तो बेसिकली युद्ध आदमी के जीने की अयोग्यता का एक्सप्रेशन है। तो युद्ध हमारी वीरता कम है, मजबूरी ज़्यादा है, ये बात भी ध्यान में आती है। अब हम बात करते हैं आगे मनस्वस्थता की ओर। मनस्वस्थता का क्या मतलब है? मनस्वस्थ, मन का स्वस्थ होना। मन का स्वस्थ होना मतलब सुखी होना, खुश होना। और मन कैसे खुश होता है? अब तो कोई सपने में भी पूछेगा तो समाधान ही निकलेगा। इतनी बार समाधान बराबर सुख आ जाता है शिविर में, तो एक लेवल की तो ये भी एक कंडीशनिंग हो जाती है कि हाँ, समाधान बराबर सुख है। तो मैं समाधान से सुखी हुआ हूं, मैं समझदार हूं, इसका प्रमाण क्या होगा? मैं समझदार हूं, इसका प्रमाण क्या होगा? है हर स्थिति में, हर स्थिति में खुद को स्थिर समाधान। तो पहला स्थिर रखने के लिए अवसर, इसलिए समाधान से सुखी हुआ मानव प्रमाण के रूप में उसके प्रमाण को 3 जगह प्रस्तुत करता है। परिवार में प्रस्तुत करता है, समाज में प्रस्तुत करता है और प्रकृति के साथ प्रस्तुत करता है। तो क्या निकला? परिवार में न्याय प्रमाणित करता है, परिवार में न्यायपूर्वक जीता है, जीना। समाज में धर्म पूर्वक जीना, और प्रकृति में सत्यपूर्ण जीना। न्यायपूर्वक जीने का क्या मतलब है? मानव का मानव के साथ में जीना, मानव का प्रकृति के साथ में जीना। मानव के साथ में जीने से उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना, इसका नाम न्याय है। शिकायत मुक्त संबंध, प्रकृति के साथ में संतुलन, प्रकृति में संतुलन बना रहे, परिवार में समृद्धि हो जाए, ये प्रकृति के साथ न्यायपूर्वक जीना है। तो ऐसा मानव परिवार में जीता है, ऐसा मानव जी पाए तो इसका नाम मानव पद है।
इतनी बात हुई। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है पूरे शिविर को समझने के लिए। एक ही उपलब्धि है पूरे शिविर की कि मानव को न्यायपूर्वक जीना आ जाता है। मानव को मानव के साथ न्यायपूर्वक जीना आ जाता है तो परिवार में, समाज में, सभी जगह मानव न्यायपूर्वक जी पाता है। थोड़ा न्याय को समझेंगे, जीने को समझेंगे, मानव होने को समझेंगे, ये समझने की जगह है। थोड़ा सा इसमें समय लगाएंगे। तो कुछ मेहनत अपनी सफल हो जाए। देखिए क्या बोला, मानव की परिभाषा कर रहे हैं। मानव की परिभाषा में बोला कि मनाकार को साकार करने वाला काम। तो अभी तक हमने बड़ा काम कर दिया कि मनाकार को साकार करने वाला काम कर दिया। तो कम से कम मनाकार को साकार करने वाला भाग कौन सा है? जिंदा रहने का भाग। तो जिंदा रहने वाले भाग में हमने विजय पाई और इसमें सफलता पाई। लेकिन कौन सा भाग एकदम खाली है? जीने वाला भाग खाली है। तो जीने के भाग करेंगे तो जीने को 3 भाग में कहा जाए, ब्रॉडली कहें 4 भाग में कहा जा सकता है। पहले भी कहा गया, फिर से कह रहा हूं। पहली चीज है कि मेरे भाव और विचार का निर्विरोध हो जाना, या मेरे भाव और विचार का समाधान पूर्ण हो जाना, हमेशा खुश रहने की स्थिति को पा जाना। ये उपलब्धि है जो समाधान के साथ मेरे अपने मन में बना ही रहता है। तो 24 घंटे में से ज़्यादा घंटे में, 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम अपने साथ तो जी ही रहा हूँ, चाहे सो रहा हूँ तब भी मेरे भाव और विचार तो मेरे साथ है ही है। तो समाधान से सुखी होना। समाधान से मैं सुखी हूँ तो मेरी अभिव्यक्ति, मेरा एक्सप्रेशन, मेरे जीने का प्रमाण कहाँ जाएगा? तो मेरे जीने का एक बड़ा हिस्सा है जो मेरे परिवार में होता है। तो समाधान पूर्वक जीने की बात कही को बोला कि एक मानव यदि समाधान संपन्न होगा तो वो अपनों के साथ न्यायपूर्वक जिएगा। न्यायपूर्वक जीने का मतलब है किसी भी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होगा, किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा, शिकायत मुक्त अभाव मुक्त संबंध के स्वरूप में जिएगा। ये बात ध्यान में आ गई? ऐसा हम जी पाते हैं। तो जो पहले कहा गया, हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? अभी तो आकार से मानव हैं। ऐसा अपने परिवार में जी पाए तो हम आचरण से मानव हुए। ये बात को कहा गया, उसको मानव पद कहा गया। मानव पद कहा गया। अभी हम आकार से मानव नहीं है, इसलिए मानव पद पे नहीं है। मानव को पद की बहुत तलाश है। तो सही अर्थों में मानव पद वो जगह है जहाँ सही अर्थों में हमको अपने मानव होने की तृप्ति मिलती है। आज माँ बाप होके भी हमको अपने मानव होने की तृप्ति मिली? हमको अपने माँ बाप होने की तृप्ति अभी नहीं मिली, क्योंकि बेसिकली सच्चाई यही है कि हम अभी मानव नहीं हुए, क्योंकि अपनों के साथ गिला शिकवा शिकायत है। अब ये अपनों के साथ गिला शिकवा शिकायत क्यों है और कैसे दूर हुआ, ये समझने की बात है। ये अपने को पहुंच जाएगा तो अभी का हमारा काम हो गया। तो देखिए अभी तक हमने संबंध को परिवार में कैसे पहचाना है। स्वयं को शरीर मानते हुए परिवार में संबंध को पहचानने का आधार क्या है? जिंदा रहने के धरातल पर परिवार में एक दूसरे को पहचानने का आधार क्या है? कैसे पहचानते हैं एक दूसरे को? शरीर से। एक माँ से 2 बच्चे पैदा हुए, माँ ने बता दिया देखो तुम दोनों भाई बहनों, लड़ना नहीं है। बच्चों को समझ में आ गया लड़ा जा सकता है। आपके बताने के पहले पता नहीं था। तो एक माँ से जो बच्चे पैदा हुए वो भाई बहन हो गए। फिर उन्होंने आगे, है ना, वंश बढ़ाने के लिए लाल किला बनाया ना, उसके लिए उसकी शादी कर दी, उसने आगे बच्चे बढ़ा दिए।
तो पुरानी टंकी बनी रहे, नई टंकी बनती रहे। ऐसा काम हमने किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम शरीर के आधार पर संबंध को पहचानते हैं। शरीर के आधार पर संबंध को पहचानने से संबंध में तृप्ति हो गई। अभी सारे बच्चों ने बैठ के कुल मिला के यही शेयर किया कि माँ बाप खुद मोबाइल में लगे रहते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, खुद मोबाइल देखते हैं, हमको मना करते हैं, हमको बोल रहे हैं तुम ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। यदि माँ बाप सुन लेंगे तो आप डिप्रेशन में न चले जाए। ऐसा सारा मामला है और मेरी इसमें पूरी सहमति है। बच्चों से ज्यादा शिविर की आवश्यकता माँ बाप की है। बिल्कुल, मैं दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ। बच्चे हमको झेल रहे हैं। कितने लोग की सहमति है? गुड। तो देखो, समझने की बात यह है, स्वयं को शरीर मानते हुए सबके सुखी होने का तरीका एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? कथा नहीं सुन रहे हो ना? क्लास है। हाँ, वो जय माता दी जब मर्जी कहलवा लो। फिर से बोलता हूं, सुन के समझ के बोलो। स्वयं को शरीर मानते हुए एक परिवार में एक छत के नीचे सबके सुखी होने का डिजाइन एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? गुड। सबके सम्मानित होने का डिजाइन एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? और एक का सुख दूसरे का दुख होने की संभावना है कि नहीं? और किसी का दुख किसी का सुख होने की भी संभावना है। तो इससे ये समझ में आया, स्वयं को शरीर मानते हुए कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जो खुद ही में प्रॉब्लम है उसमें सॉल्यूशन भी क्या निकलेगा? अब ये समझ में आया कि शरीर के आधार पर संबंध को पहचानने से नहीं चलेगा। तो संबंध को पहचानने का सही आधार क्या होगा? एक परिवार में परस्पर संबंध को पहचानने का सही आधार क्या होगा? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? पहचानने का आधार क्या होगा? फिर से क्वेश्चन पूछता हूं। गुड। जिंदा रहने के धरातल पर हमने शरीर के आधार पे संबंध को पहचाना है, ये ठीक है। जीने के आधार पर परस्पर संबंध को पहचानने का आधार क्या होगा? मैं होगा। मैं को व्यवहारिक रूप में कैसे दे लेंगे? मैं को, मैं तो मैं है, उसको आधार क्या होगा? भाव और विचार। कैसे भाव विचार? तो इसके लिए हमको नेचर की ओर चलना होगा। पहले नेचर की ओर चलते हैं। अब नेचर में ध्यान से देखें, एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके पूरे ब्रह्मांड तक सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को पहचाने हुए हैं कि नहीं? पहचाने हुए हैं। वहां संबंध को पहचानने का आधार क्या है? नियम। नियम। और सारा नियम किस अर्थ में है? कि वो बड़ी व्यवस्था बनी रहे, पूरा ब्रह्मांड अपने आप में व्यवस्था के रूप में बना रहे। तो पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहे, इस अर्थ में सभी इकाइयां एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती हैं। तो मानव संबंध को कैसे पहचाने एक दूसरे के साथ? मानव भी उसी व्यवस्था का पार्ट है। तो मानव भी उसी व्यवस्था का पार्ट है, इसलिए
सारा व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? इस प्लेनेट पे व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा? वही होगा जो मानव लक्ष्य में कहा गया, सभी मानव सुखी हों, समझदार हों, सभी परिवार समाधान और समृद्ध हो, समाज भयमुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो। तो ये बोला गया कि शरीर के आधार पर, जिंदा रहने के धरातल पर संबंध को शरीर के आधार पर पहचाना गया, जीने के स्वरूप में मानव लक्ष्य के आधार पर संबंध को पहचाना गया। देखो, देखो ये किडनी है और किडनी शरीर का पार्ट है, और एक किडनी में कितनी कोशिकाएं होंगी? एक किडनी में अनंत कोशिकाएं हैं, हमको नहीं पता कितनी होंगी, लेकिन सारी कोशिकाएं आपस में झगड़ा करती हैं कि सारी कोशिकाएं मिलके इस तरह से काम करती है कि वो किडनी शरीर का काम कर देती है। तो इसका मतलब सारी कोशिकाओं को क्या पता है? सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ अपने संबंध को कैसे पहचानती हैं? तालमेल को पहचानने का अब भाषा क्या बनेगा? तो हर कोशिका को पता है, हर कोशिका को पता है कि किडनी की शरीर के साथ क्या भूमिका है। हर कोशिका को पता है कि किडनी की शरीर के साथ क्या भूमिका है, तब ये सारी कोशिकाएं मिलकर किडनी के रूप में परफॉर्म करती हैं। बात पहुंची? फिर से बोलो। किडनी की हर कोशिका को यह पता है कि किडनी की शरीर के साथ क्या भूमिका है, इसलिए सारी कोशिकाएं मिलकर किडनी के रूप में परफॉर्म करती हैं। ये ठीक हो गया? ठीक हो गया? अब किडनी की जगह रख देते हैं परिवार। शरीर की जगह क्या रखना होगा? अखंड समाज। पूरी धरती अखंड समाज और पूरी धरती एक व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था। और सेल की जगह में मानव। तो मानव को क्या पता होगा कि सब कुछ ठीक चले? गुड। तो परिवार की अखंड समाज के अर्थ में क्या भूमिका है? परिवार की अखंड समाज के अर्थ में क्या भूमिका है, ऐसा हर मानव को पता होगा। तो हर मानव को क्या पता होगा? हर मानव को मानव लक्ष्य की पहचान। हर मानव को मानव लक्ष्य की पहचान। मानव लक्ष्य क्या है? सभी समझदार हों, परिवार, सारे परिवार समृद्ध हों, समाज भय से मुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो। हर मानव को मानव लक्ष्य की पहचान, हर मानव को मानव लक्ष्य की पहचान और उसको डिलीवर करने के लायक योग्यता, उसके अनुरूप योग्यता। हर मानव को मानव लक्ष्य की पहचान, उसको डिलीवर करने की योग्यता उपलब्ध हो जाए, ये शिक्षा का काम है। एक युवा जब 20 साल का निकलता है, एक युवा जब 20 साल का निकलता है तो उसमें केवल स्किल होने से चलेगा कि उसमें मानव लक्ष्य को साकार करने की योग्यता होगी। तो मानव लक्ष्य को साकार करने की योग्यता होगी, है ना? तो स्किल तो उसमें आ ही गई। तो एक व्यक्ति को पता है, अभी अभी देखो एक और महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति की समाज में भूमिका डायरेक्ट है कि व्यक्ति समाज में काम कर रहा है तो परिवार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। देखो, मैं आपके बीच में काम कर रहा हूं, या ये पूरी ऑर्गेनाइजर टीम ने मिलकर ये पूरे शिविर को ऑर्गेनाइज किया है। हम इसमें अकेले शामिल हैं कि हमारे परिवार शामिल हैं? भाई, यदि मेरे परिवार का मेरे को सहयोग नहीं होगा तो मैं इस तरह से लगातार आपके लिए उपलब्ध नहीं हो सकता।
तो मैं मेरे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में, मैं अपने परिवार की ओर से परिवार के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में उपलब्ध हूं। तो यहाँ काम करते हुए मेरा पूरा परिवार मेरे साथ काम कर रहा है। इस काम का श्रेय किसको जाएगा? इस काम का श्रेय पूरे मेरे परिवार को जाएगा, पूरे मेरे मित्र समूह को जाएगा, जिसकी मदद से उन गुरु को जाएगा, जिनसे ये सब कुछ सीखा समझा, जिन्होंने सहयोग दिया, आगे बढ़ाया, जिन्होंने संभाला। तो एक व्यक्ति अकेला नहीं है, वो पूरा एक समूह के साथ होता है, एक समूह के प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो एक व्यक्ति की पहचान परिवार में विलय हो जाती है। एक व्यक्ति बेसिकली परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक है। एक व्यक्ति परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक है और परिवार के रूप में हम अखंड समाज में भागीदार होते हैं। तो उसकी खुशी परिवार के हर मेंबर के पास होती है। अभी की स्थिति कैसी है? व्यक्ति परिवार को छोड़ता है, अकेला निकलता है और अकेला उड़ान भर जाता है। लगभग कैरियर के नाम पे हमने परिवार को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए यूज किया है। परिवार मेरे कैरियर के नाम पे महत्वाकांक्षाओं के लिए यूज हो जाए तो परिवार बहुत बढ़िया, नहीं तो परिवार मेरा साथ नहीं देता है। क्या फर्क है मेरा कैरियर, मेरी उपयोगिता, दोनों में क्या फर्क है? मेरा कैरियर और मेरी उपयोगिता, दोनों में क्या फर्क है? जब मैं कैरियर की बात कर रहा हूं तो लगातार मैं लेने के मोड में हूं कि देने के मोड में हूं? जब मैं उपयोगिता की बात कर रहा हूं तो मैं लेने के मोड में हूं कि देने की मोड में हूं? बस इतना ही फर्क है। लेते समय आदमी बड़ा होता है कि देते समय आदमी बड़ा होता है? आदमी देने के मोड में आएगा तो ज्यादा सक्षम होगा कि लेने के मोड में आएगा तो ज्यादा सक्षम होगा? अभी कल कह दूं मैं आपसे, आज कह दूं कि आज जो कुछ भी बोला गया है, कल मैं क्लास में सबकी चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं अध्ययन शिविर में। परिचय शिविर में नहीं करते हैं। परिचय शिविर में एक टोकरी रखी रहती है, उस टोकरी में सबके नाम की चिट होती है और अगले दिन कोई भी एक चिट उठा लेते हैं, जिसकी चिट निकली उसको प्रेजेंट करना है। सब फुल तैयारी करके रखते हैं। तो जैसे ही आता है कि मेरे को प्रेजेंट करना है तो फिर मेरा बिल्कुल लिसनिंग अलग लेवल का हो जाता है, मेरा बिल्कुल सब कुछ, सारी क्वालिटी बदल जाती है। तो जैसे ही आदमी देने के मोड में आता है तो इससे ये समझ में आया, क्या समझ में आया? शरीर के आधार पर संबंध की पहचान तो शरीर जिंदा रहने के लिए होगी, केवल शरीर को भोगने के लिए होगी। शरीर को भोगने में आपस में एक दूसरे के साथ सहमति असहमति होगी और ये सब झंझट होंगे। वहाँ मानव हमारे लिए, मानव के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने शरीर से कैसे खुश होगा उसके लिए कोई डिज़ाइन बनाते रहता है, दूसरा उस डिज़ाइन में कितना शामिल हो जाए ऐसा सोचते रहता है। लेकिन जब हम मानव की बात सोचेंगे तो दूसरे के उत्थान की बात सोचेंगे, दूसरे के आगे बढ़ने की बात को सोचेंगे। तो यहाँ ये क्लैरिटी से निकल के आया कि बेसिकली मानव मानव के बीच में संबंध की पहचान का आधार तो एक जागृत परिवार में, एक समझदार परिवार में पत्नी का लक्ष्य क्या होगा? पत्नी का लक्ष्य क्या होगा? मानव लक्ष्य। पति का, सास का, ससुर का, सबका लक्ष्य एक। पूरी धरती के सभी मानव का लक्ष्य एक है। यदि हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबकी मंजिल एक है, तो हम एक दिशा में उपयोगिता पूरकता विधि से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उपयोगिता पूरकता विधि से जीना ही न्याय है। मानव लक्ष्य के अर्थ में उपयोगिता पूरकता विधि से जीना ही न्याय है। कितने लोगों तक बात पहुंची? फिर से डिफाइन कर देता हूं। देखिए, सुबह भी चर्चा किया था और सूत्र भी रखा था, उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का शमन होता है। आपकी हिंदी तो अच्छी हो जाएगी ना?
उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेश मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये तो सब पता है ना। 6 आवेश पता है कि नहीं, ये भी बताऊं? है पता है? कितने लोग को नहीं पता है? 6 आवेश नहीं पता है? ओहो, धन्य हो। काम, काम, लोभ, मोह, क्रोध, मद, मात्सर्य। मत्सर मात्सर्य एक ही बात। काम क्या है? इंद्रियों से निरंतर सुख की चाहना। निरंतर सुख की चाहना और प्रयास, इसका नाम काम है। मैं हमेशा खुश होना चाहता हूं और उसको मैं इंद्रियों से पूरा करने की कोशिश करता हूं, इसका नाम काम है। लोभ, साधनों के द्वारा निरंतर सुखी होने का प्रयास। मोह, किसी व्यक्ति विशेष से निरंतर सुखी होने का प्रयास। किसी व्यक्ति विशेष के साथ रह के निरंतर सुखी हो जाएंगे। या खुद के साथ रह के ही निरंतर सुखी हो जाएंगे, शादी नहीं करना। आजकल ये वाले सैंपल भी मिल रहे हैं। तो शादी नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, ये खुद के साथ मोह है ना। ये डरे हुए लोग हैं कि फ्रीडम चली जाएगी। तो किसी व्यक्ति के साथ रह के सुखी हो जाएंगे, इसका नाम मोह है। तीनों में लात खाते हैं, इसका नाम क्रोध है। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है, क्योंकि तीनों में सुख मिलेगा। काम में सुख की, जिंदा रहने का सामान आओ। तो ना काम में सुख की निरंतरता है, ना किसी व्यक्ति के साथ सुख की निरंतरता है, ना साधनों में सुख की निरंतरता है। तो कुल मिला के तीनों में लात खाना ही है। यही अपनी अक्षमता है कि मुझको सुखी होना नहीं आता। इन लोभ, मोह और काम की मान्यता के साथ में जीना, इसका नाम मद है। मद मतलब अहंकार। और जो मेरे अहंकार के बीच में आएगा, उसको नष्ट कर देने की प्रवृत्ति, दूसरे को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति, इसका नाम मत्सर है। तो परंपरा ने ये 6 आवेश कहे हैं, और इन्हीं यही 6 आवेश मानव में दुख का कारण है। सारा झंझट इतना ही है। हाँ जी, हो गया। 6 आवेश हो गए, आगे चलें। हो गया, आगे चलें। तो सूत्र है, उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर आवेशों का शमन होता है। शमन मतलब शांत हो जाते हैं। आ रहा हूं ना, पहले सूत्र तो बताऊं। उपयोगिता पूरकता क्या है? उपयोगिता पूरकता क्या है? अधिक विकसित के लिए कम विकसित उपयोगी है,
कम विकसित के लिए अधिक विकसित पूरक है। ठीक हो गया? तो हमको लगातार ये देखना है कि कौन मेरे लिए पूरक है, कौन मेरे लिए उपयोगी है। जैसे समझदारी और नासमझी में समझदार मानव के लिए कम समझदार मानव उपयोगी है अपनी समझ को प्रमाणित करने के लिए। नासमझ के लिए समझदार व्यक्ति पूरक है अपनी समझ को पूरा करने के लिए। तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, एक अपनी समझ को प्रमाणित करता है, एक अपनी समझ को पूरा करता है। तो इस प्रकार परिवार में देखेंगे तो माँ हमारे लिए पूरक है हमारे शरीर की भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। पिता हमारे लिए पूरक हैं, अभी जो ट्रेडिशनल फैमिली थी उसकी बात कर रहा हूं, कि वो परिवार की भौतिक आवश्यकता के लिए साधन इकट्ठा करते हैं, है ना। बच्चे एक दूसरे के लिए किसी काम में कोई एक दूसरे के लिए पूरक उपयोगी हो ही सकते हैं, है ना। तो इस रूप में देखा जाए अभी हम पूरकता उपयोगिता देखने के बजाय क्या देखते हैं? अभी हम देखते हैं कि मैं बड़ा हूं कि ये बड़ा है। अभी हम साथ मिलके जीना नहीं जानते हैं, दब के जीना, दबा के जीना, प्रभावित होके जीना, प्रभावित करके जीना, कम और ज्यादा, छोटा और बड़ा, हीनता अहंकार, युद्ध और संघर्ष, जज करना, जज होना। ये बात ध्यान में आई कि अभी हम परस्पर संबंध पूर्वक दोनों का सम्मान बनाए रखते हुए हम साथ मिलके जी सकते हैं, ये योग्यता हमारी नहीं है। हम ये जज कर रहे होते हैं कि सामने वाला बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, दूसरे को सम्मान, मेरे को इसका सम्मान करना है कि वो मेरा सम्मान करेगा। मैं उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लूं कि वो उसके प्रभाव क्षेत्र में जाना मेरी मजबूरी होगा। तो इसका मतलब है कि लगातार आपस में अंदर में अंतर्विरोध और बाह्य विरोध है। तो जब मैं जिंदा रहने के धरातल पर जीता हूं तो जज करता हूं, जज होता हूं, स्वयं में विश्वास की कमी के साथ में जीता हूं, दूसरों की कमियों को देखता हूं। इस तरह से अंदर और बाहर एक स्ट्रगल बनी रहती है। जब मैं जीने के धरातल पर देखता हूं तो कहां आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, है ना, वहां आप मेरे लिए पूरक हैं। और यदि आप पहचानते हैं कि कहीं मैं भी श्रेष्ठ हूं तो मैं भी आपके लिए पूरक हो सकता हूं। उपयोगिता पूरकता को पहचान लेने से अहंकार नहीं टकरा रहे हैं, दोनों ग्रो कर रहे हैं, दोनों ग्रो कर रहे हैं। तो दोनों बेहतर सुखी होने की तरफ जा रहे हैं। यदि समझ में कमी है तो समझ को पूरा करने की ओर जा रहे हैं, यदि समझ पूरी है तो प्रमाणित करने के अर्थ में साथ में उपयोगी हैं। यहां आवेशों के लिए जगह ही नहीं बचती। कितना बढ़िया। कितने लोगों तक बात पहुंची? कौन बताएगा? है कौन बताएगा? हाँ जी बोलिए। जो न्यायपूर्वक जीना आप बता रहे हैं, तो उसमें एक ही है कि लक्ष्य एक अगर है, हाँ, और सबका ओरिएंटेशन वो लक्ष्य की ओर है, बहुत बढ़िया, तो वो हम लक्ष्य पा सकते हैं। इसमें कोई ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो आपने उपयोगिता और पूरकता की जो बात बताई, तो अभी का एग्जाम्पल लेते हैं। हम हमारे लिए आप पूरक है और आपके लिए हम उपयोगी हैं। तो अभी हमको पता नहीं था कि ये 6 जो है आपने बताया अभी, काम, लोभ, में मोह, आवेश, तो ये हमको पता नहीं था। तो आपको अवसर मिल गया आपका जो नॉलेज है वो इंट्रोड्यूस करने का। तो ये हो गया आपकी पूरकता, हमारी उपयोगिता। इस पूरकता को उपयोगिता की महिमा यही है कि दोनों आगे बढ़े, दोनों आगे बढ़े। आपको अपना जो नॉलेज है वो हाँ, शेयर करने का मौका मिला और हमारी लेवल बढ़ गई और दोनों का भला हो गया और संसार का भला होने का रास्ता खुल गया। ऐसे सब भला करते रहेंगे, संसार खुल ये हो जाएगा। गुड।
स्वयं को शरीर मानते हुए परिवारों में क्या नहीं करना है, इसकी चर्चा बार बार होती है। और जीने के स्वरूप में एक दूसरे के लिए हमारा जीना प्रेरणादायी होता है। एक दूसरे को देख के हम जी लेते हैं, है ना। बड़ों को देख के अपने परिवार में बच्चों के लिए बड़े प्रेरणादायी होते हैं, है ना, और वाइस वर्सा। हाँ जी। ज्ञान के आधार पर उपयोगिता और पूरकता समझ में आती है, व्यवहार के आधार पर जो है किसी भी व्यवहार में, व्यवसाय में बता तो दिया, मैं तो बोलता हूँ, आप सुनते नहीं हो। मैंने कहा कि घर में एक माँ की भूमिका को देखें तो माँ पूरे घर को भोजन उपलब्ध कराने के अर्थ में, पोषण के अर्थ में पूरक है। पिता संरक्षण उपलब्ध कराने के अर्थ में पूरक हैं। बच्चे उपयोगी हैं माँ बाप के लिए अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए, बच्चों के लिए माँ बाप पूरक हैं। ऐसे ही भाई बहन भी आपस में किसी काम के लिए, मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे मोबाइल के मामले में मेरी जानकारी कम है तो मेरे को कुछ भी पूछना होता है, कोई भी मेरे को समस्या आती है तो अपने बेटे के पास जाता हूँ। तो मेरा बेटा मेरे लिए पूरक है मोबाइल के मामले में, बराबर है, मैं उसके लिए पूरक हूँ कहीं समझ के मामले में। तो इसी तरह से हम सभी एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को व्यवहार में पहचान लेते हैं। और व्यवसाय के बारे में, किसी व्यवसाय में भी किसी एक को जो व्यवसाय आपको आता है, मुझको वो व्यवसाय नहीं आता है, यदि मेरी उस व्यवसाय में रुचि है तो आप मेरे लिए पूरक हैं, है ना। स्वास्थ्य के मामले में परिवार के किसी एक व्यक्ति का ज्ञान बेहतर है तो स्वास्थ्य के मामले में वो पूरे परिवार के लिए पूरक है। यदि ये पूरकता उपयोगिता को सम्मान करते बन जाएगा तो परिवार में हर व्यक्ति अपनी उपयोगिता पूरकता को ढूंढेगा और परिवार में हर व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाएगा। अभी यही है, ये मत करो, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, देखो गलती मत हो जाए, देखो टूट मत जाए, देखो गिर मत जाए। हम जीने की कोई जगह कहाँ बनाए हुए हैं? लास्ट में घूम फिर के इतना ही है कि जैसे तैसे टाइम काट लो, लास्ट में कुल मिला के पैसा ही कमाना है। अभी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें स्पर्धा भी आती है। उपयोगिता पूरकता में स्पर्धा नहीं आती है। उपयोगिता पूरकता में हर व्यक्ति अपनी पूर्णता के लिए काम करता हुआ दूसरे की पूर्णता के लिए सहयोगी हो जाता है। पर एक ही व्यक्ति 4 प्रकार के व्यवसाय कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन जैसे हम डॉक्टर लोग हैं, एक गांव में 50-100 डॉक्टर है ना, उनमें एक अलग प्रकार की स्पर्धा है। कोई दूसरा सोनार है तो उसकी सोने की 10 दुकान है, तो उनकी स्पर्धा का व्यक्तिगत पूरकता कैसे रहेगी? अभी स्पर्धा का बड़ा कारण ये है कि यही पता नहीं है कमाना कितना है। जब यही पता नहीं है कि अपनी भौतिक आवश्यकताएं कितनी है, क्या कमाना है और कितना कमाना है, तो एज ए डॉक्टर एक तो मेरे को आयुर्वेद कमाना है, आयुर्वेद में ज्ञान कमाना है, तो मेरी तृप्ति के लायक और मेरी भौतिक आवश्यकता के लायक जो मेरी, यदि मैं आवश्यकता को पहचान पाया तो मैं तो मेरे ज्ञान पे काम करता हूं, बाकी सब अपने आप चल के आता है। यदि आदमी क्वालिटी पे काम करता है, भौतिक चीज अपने आप चल के आती है। आपकी क्वालिटी नहीं है तो आप बिना मतलब भागे भागे फिर रहे। तो जब आदमी की समझ बनेगी, वो अपनी पूर्णता के लिए काम करेगा, वो अपने आचरण की पूर्णता के लिए काम करेगा, आयुर्वेद की पूर्णता के लिए काम करेगा, तो उसका व्यवहार की क्वालिटी क्या होगी। और उसको भौतिक आवश्यकताओं को पता है कि मेरी भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं। यदि आदमी जिंदगी भर अपनी क्वालिटी पे काम करेगा तो क्या भौतिक आवश्यकता के लिए सोचना पड़ेगा? ये बिल्कुल फालतू काम है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हाँ जी, ये शिक्षा कल यूनिवर्सिटी की कई यूनिवर्सिटीज इस लाइन में लगी हुई हैं। देखिए, देश भर के AICT के में इंडक्शन प्रोग्राम सारे कॉलेजेस में जीवन विद्या से होता है। वो बात अलग है कि टीचर में वो डिलीवर करने की क्वालिटी नहीं होती है। सरकार का कार्यक्रम सरकारी तरीके से चलता है, लेकिन ऐसी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको पूरे कॉन्सेप्ट को अपने यूनिवर्सिटीज़ में ले रही हैं। ऐसे कई स्कूल्स हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने पूरे स्कूल में ले रहे हैं। ऐसे कई सौ परिवार हैं जो इनके पूरी फैमिलीज में ये चल रहा है। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। अभी जो शिक्षा मिल रही तो पैसा कमाने के लिए मिल रही है। अभी तो जो है सो ही है, वो ठीक होती तो ये सब करने की जरूरत क्या थी। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, बोलो बेन। है
अरे व्यवसायों की क्वालिटी बढ़ेगी, व्यवसाय की वैरायटी बढ़ेगी, ये होने वाला है। भैया आपने व्यवहार करता ये शब्द यूज किया था, तो वो यहाँ उपयोगिता और पूरकता के साथ ही मैच करता है, राइट? देखो व्यवहार कार्य का मतलब क्या है सर, अब बात चली है तो इसको भी निपटा लेते हैं। हाँ, एक जो भाई साहब ने अभी, डॉक्टर साहब ने जो क्वेश्चन ये किया कि 10 डॉक्टर हैं और होड़ लगी है, तो ये व्यवहार आपने पूरकता और उपयोगिता में अगर हम उसको ढालना चाहते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देके बताता हूँ। एक 2 मिनट। तो जैसे अगर मैं वो लोग जाते हैं, एक डॉक्टर है, एक सोनार है, जो भी है, उसके पास जाते हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो वो बोल रहे कि स्पर्धा हो रही है। तो हमने पहले समझना चाहिए कि उसके पास कुछ क्वालिटी होगी, जो आप बता रहे थे कि कुछ क्वालिटी होगी तो जा रहे हैं। तो हम उस तरह से अगर उसको देखें कि ये पूरक है, मैं उपयोगी हूँ, उससे कुछ प्रेरणा लेके, उससे कुछ जो सीखना है, उसकी जो अच्छी क्वालिटी है वो अगर मैं लाऊं तो मैं भी उस लेवल पे आ सकता हूँ। सारा मामला इतना है व्यवसाय को लेके, सूत्र ये है कि समाधान के बिना धरती पे एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता। जब तक समाधान की रोशनी में ये पता नहीं चला कि मेरी भौतिक आवश्यकता अलग है, भाव की आवश्यकता अलग है, भौतिक आवश्यकता निश्चित है, भाव की आवश्यकता निरंतर है, और भाव की आवश्यकता समझने से ही पूरा होता है। भाव की आवश्यकता पूरी होने के बाद भौतिक आवश्यकता निश्चित हो जाती, फिर आपका सारा ध्यान क्वालिटी की ओर ही लगता है। आपके आप में क्वालिटी है और आप भूखे मर जाओगे यार, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, बैठिए। नाइन्टी 96 में मैंने अपने घर चलाने के लिए कभी ऐसा सोचा कि 2 गाय पाल ले। ठीक है, आज वो गाय हमारे ग्रुप में 5 गौशालाएं हैं और हमारे पास 200 गाय। रायपुर का दूध का रेट हमसे तय होता है, क्योंकि हम समाज में, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के ठीक ठाक लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, तो समाज में हमारी एक क्रेडिबिलिटी है। यदि ये कुछ बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, ये कुछ सामान दे रहे हैं तो शुद्ध दे रहे हैं। तो अभी गाय का दूध हमारा 95 रुपये लीटर बिकता है। ठीक, 95 रुपये लीटर, वो लाइन लगा के। ठीक, आप जो दूध पी रहे हो, आप किसान का शोषण करके पी रहे हो। आप गाय रख के उगा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जिसको लगता हो ये बात में गलती है, खैर अभी मेरे को लगता है उधर नहीं जाते हैं। तो हम चाहते तो चाहे हम 10,000 लीटर दूध पैदा कर लें, हम जो भी करेंगे उसके लिए मार्केट है। लेकिन हमने क्या किया, हम दूध पैदा करने के लिए नहीं पैदा हुए थे, हम समझ पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। तो हमने दूध के काम को उतना ही रखा जितने में हमारा घर चल जाए, दाल रोटी चलती रहे। तो लगभग हमारे पास 5 गौशालाओं में, हमारे पास जिसका मैं, जहाँ मेरे परिवार में करीब 32 गाय हैं, और ऐसे ही कहीं 40 हैं, कहीं 45 हैं, ऐसे ही कम ज़्यादा हैं, कहीं कम भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमारे पास जो भी सीखने आया, कई लोगों से तो दोस्ती इस कारण हुई है कि वो सीखने आए थे और जैसा हमने उनको खुल के सारा बताया, उसको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा बताता है अपने बिजनेस के राज। और हमारे तो कोई राजवाज है नहीं, हमको तो लगता है यार जिसको सीखना है सीख लो, हमारा मार्केट अपने में सिक्योर्ड है, वो तो हमारा भरोसे के साथ चल रहा है, और हम कौन सा पूरे रायपुर शहर के लिए दूध उत्पादन कर देंगे। तो आज हमारे माध्यम से लगभग छत्तीसगढ़ में गिर गाय का जितना प्रचार हुआ है, उसमें से 95% हमारे माध्यम से हुआ है, हमारी टीम के माध्यम से हुआ है। ठीक हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारे को अपनी आवश्यक जीवन के लक्ष्य की क्लैरिटी है, तो उसके बाद ये भौतिक घटनाएं तो अपने तरीके से घटती बढ़ती हैं। हमारा लक्ष्य एकमात्र यही नहीं है कि सारा रायपुर का दूध हम ही पैदा कर देंगे। हमारा तो लक्ष्य इतना है कि हाँ, हम इतने सारे लोग पैदा कर देंगे
जो अपने यहाँ गाय पालेंगे, और अजी यदि सारे को जोड़ के देखा था तो यदि जितनी गौशालाएं पिछले 25 साल में हमारे माध्यम से खुली, सबको जोड़ के देखेंगे तो 1000 गाय से ऊपर हो गया होगा। तो उस ढंग से देखेंगे सबको जोड़ के तो बढ़ा, टर्नओवर तो बढ़ा, लेकिन सारा का प्रॉफिट हमारे पास रहेगा तो सारी की हेडेक भी हमारे पास रहेगी। तो हमारे पास कोई हेडेक नहीं है, हमारा घर चल रहा है और हमको जो करना था हम वो कर रहे हैं। तो यदि आपके पास ये क्लैरिटी होगी कि आप क्या कर रहे, क्यों कर रहे, तो आपकी ऊर्जा को आप अनावश्यक गलत जगह में नहीं लगाओगे। और ये कंपटीशन में कभी कंपटीशन से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन के लिए हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम तो अपनी क्वालिटी के लिए काम करेंगे। मैं आज तक किसी के पास चल के नहीं गया कि आप शिविर करवा लो। 25 साल में 20 साल मेरे को हो गया शिविर लेते हुए, एक बार भी किसी के पास आज तक चल के नहीं गए कि आप शिविर करवा लो। 4 ऑप्शन पहले से ही रहते हैं, उसमें से बस सामने वाले का कमिटमेंट चेक कर लेते हैं, जिसका कमिटमेंट है उसके साथ चल देते हैं। जबकि ये वर्कशॉप जैसे काम है, ये बहुत अलग तरह का काम है। आज आप कोशिश करके देख लो कि आप कितने लोगों को 7 दिन के लिए तैयार करोगे। लोगों को 7 दिन रेगुलर वर्किंग डे में 7 दिन अपना काम छोड़ के किसी ऐसी बात को सुनने के लिए तैयार करना जिसका भी समाज में स्थापना ही नहीं है। भाई भागवत की ऑडियंस है, गीता की ऑडियंस है, जिनकी आस्थावश पहले से ऑडियंस है, उसके लिए लोगों का तैयार हो जाना, उसके लिए भी लोग 3 घंटे की कथा करते हैं। जिनकी हजारों साल से स्थापना है उनकी कथा 3 घंटे की होती है। जिसकी अभी कोई स्थापना नहीं है उसकी कथा 7 दिन की होती है, और 7 दिन के लिए हॉल में बैठने की जगह नहीं है। क्या क्वालिटी है तो काम अपने आप होगा। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।